तो अब आपकी प्रेगनेंसी आ चुकी है अपने आखिरी स्तर पर, मतलब 9वें महीने पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 9वें महीने के बारे में। 9वें महीने में बच्चे में बदलाव और माँ के शरीर में बदलाव, ये दो बातों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। वैसे तो प्रेगनेंसी की पूरी जर्नी कंप्लीट हो चुकी है और अब आप सिर्फ घर पे वेट कर रहे हो अपने डिलीवरी का। अब ये बहुत सारे लोगों के मन में डाउट आता है कि उनकी डिलीवरी नॉर्मल होगी या फिर सी सेक्शन होगा, सिजेरियन होगी। तो देखो, अगर आपका बच्चा अब अपनी जगह छोड़ चुका है, जिसे डॉक्टर्स लाइटनिंग बोलते हैं, मतलब अब आपका बच्चा अपने जो डायफ्राम की जगह पे था उससे शिफ्ट होके नीचे यूट्रस में आ गया है, उसकी पोजीशन सेफेलिक है, मतलब वो सीधा है और अपना हेड जो है उसने बोन में, पेल्विक बोन में फिक्स कर लिया है। चांसेस ज़्यादा हैं कि आपकी डिलीवरी जो है वो नॉर्मल होगी। अगर बेबी ऑलरेडी फ्लोटिंग है, अभी तक 37, 38, 39 वीक्स में भी वो फ्लोटिंग है, उसने अपनी जगह नहीं पकड़ी है, वो फिक्स नहीं हुआ है, या फिर ब्रीच है, या उसकी पोजीशन जो है वो ट्रांसफर्स है, अगर ये सारे पोजीशंस हैं तो आपकी सिजेरियन डिलीवरी होने के चांसेस कंपैरेटिवली ज़्यादा हैं। क्योंकि होता क्या है, 9वें महीने में जो पोजीशन बच्चा ले लेता है उसके बाद उसकी पोजीशन या फिर उस पोजीशन को चेंज करना जिसमें वो ऑलरेडी है नामुमकिन हो जाता है और बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अगर वो ऑलरेडी फ्लोटिंग है 37वें हफ्ते में भी, 38वें हफ्ते में भी वो फ्लोटिंग है, तो दैट मीन्स कि वो उसके अंदर पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है, वो अभी भी घूम पा रहा है और ये एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी में चला जाता है और आपके डॉक्टर्स आपको सजेस्ट करते हैं सिजेरियन डिलीवरी का। अब अगर बात करें माँ के साथ जो दिक्कतें हो रही हैं उसका क्या होगा। आपके बैक पेन था वो और तेज़ होगा, आपको बेल्चिंग थी वो और तेज़ होगी, हार्ट बर्न था वो भी और तेज़ होगा, पाइल्स की समस्या है तो वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी, आपकी जो बैकबोन में दर्द था वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा और आपकी जो वॉक है वो एक पेंगुइन वॉक की तरह हो जाएगी, मतलब आप एक डक की तरह चलने लगोगे। वो इसलिए क्योंकि अब बच्चे का जोर जो है वो सारा का सारा यूट्रस पे पड़ रहा है, आपकी पेल्विक बोन पे पड़ रहा है, जिसकी वजह से आपकी रीढ़ की हड्डी में भी बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। अब बात करते हैं कि डिलीवरी कब होगी। अगर ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 37वें हफ्ते में, मतलब 37 वीक्स में बेबी जो है वो डिलीवर हो जाता है, लेकिन कोई कोई बच्चा 39 वीक्स या फिर 41 और 42 वीक्स तक भी डिलीवर होता है। अगर ऑन एन एवरेज देखा जाए तो आपकी जो प्रेगनेंसी होती है वो 40 हफ्ते की होती है, क्योंकि आप लोग काउंट करते हो 1 महीने में 4 हफ्ते, लेकिन 1 महीने में 4 हफ्ते हमेशा हो ऐसा नहीं होता है। करीब करीब 4.5 हफ्ते 1 महीने में होते हैं, जिसकी वजह से आपकी प्रेगनेंसी जो है वो 40 वीक्स की भी चली जाती है और उसमें घबराने वाली जैसी कोई भी बात नहीं होती है। आप 40 वीक्स तक आराम से वेट कर सकते हैं और बाकी आप अपने यूएसजी में अपने गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाइए। जो भी आपकी प्रेगनेंसी की एलएमपी आती है, ईडीडी आती है, सॉरी एलएमपी से काउंटेड ईडीडी आती है, ईडीडी मतलब एस्टिमेट डेट ऑफ डिलीवरी, उससे आगे 10 to 15 डेज तक भी आपका बेबी जो है वो डिलीवर हो सकता है। उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं होती है। ऑन एन एवरेज इंडिया में 2.5 से 3 किलो का बच्चा डिलीवर होता है और उसे हम एवरेज बेबी वेट कंसीडर करते हैं या फिर हेल्दी बेबी कंसीडर करते हैं। अगर आपका बच्चा 2.5 किलो से कम का है तो हम उसे लो बेबी बर्थ में कंसीडर करते हैं और उस बच्चे को कमज़ोर या फिर मैल न्यूट्रिशन जो है माना जाता है। 9वें महीने में आपके कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज़ होने लगेंगे, मिनट मिनट में आपको कॉन्ट्रैक्शन आने लगेंगे, और जब मिनट मिनट में आपको कॉन्ट्रैक्शन आने लगे, आप इतनी तेज़ी से आपको कॉन्ट्रैक्शन आने लगे कि आपका बैठना या लेटना आपको मुश्किल हो जाए, तो आप समझिए कि अब आपकी डिलीवरी का टाइम है वो नज़दीक है और आपको तुरंत हॉस्पिटल में जाना चाहिए। अगर आपको इतनी जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्शन आने लगे तो आप इस चीज़ का वेट ना करें कि आपका वाटर बैग जो है वो बस्ट आउट हो या फिर फर्दर आपको कोई दिक्कत हो, जैसे कि ब्लीड आना या फिर किसी तरीके का लिक्विड डिस्चार्ज आना वजाइना से। आप तुरंत जाके अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, उनसे मिलिए, वो आपको बताएंगे कि आपका एस्टिमेटेड डेट क्या है या फिर आपका एस्टिमेटेड टाइम ऑफ डिलीवरी क्या है। 9वें महीने में बहुत ज़रूरी होता है कि आप स्पाइसी फूड से बचें। आप स्पाइसी फूड बिल्कुल भी कंज्यूम ना करें, क्योंकि आपकी बॉडी में ऑलरेडी चेंजेस हो रहे हैं, आपको ऑलरेडी कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो रही है, हार्ट बर्न की शिकायत हो रही है। साथ ही में अगर आप स्पाइसी फूड लेंगे तो ये चीज़ें बढ़ जाएंगी।
स्ट्रेच मार्क्स जो होते हैं वो भी 9वें महीने में बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा विजिबल हो जाते हैं। और यूजुअली माओ की ये कंप्लेन होती है कि उनके स्टमक पे या उनकी टमी पे बहुत ही ज़्यादा काले काले से दाग धब्बे हो गए हैं, वो कैसे जाएंगे। स्ट्रेच मार्क्स का एक सिंपल सा रूल है कि अगर आप उनको इच करते हो, अगर आप उनको खुजाते हो तो वो और ज़्यादा प्रोमिनेंट होने लगते हैं, और ज़्यादा क्लियरली विजिबल होने लगते हैं और ज़्यादा वो दिखने लगते हैं। तो स्ट्रेच मार्क्स पे मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप कोकोनट ऑयल से मसाज करें डेली, या फिर कोकोनट ऑयल में कपूर डाल के डेली मसाज करें, जिससे कि आपको इचिंग की कंप्लेन जो है या फिर आपके जो भी स्ट्रेच मार्क्स कंप्लीटली विजिबल हैं वो उतने ज़्यादा प्रोमिनेंटली आपको ना दिखें और वो परमानेंट ना हो आपकी स्किन पे। तो इस वीडियो में हमने बात करी थी 9वें महीने के बारे में, अबाउट द 9th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, और यहीं पे ये सीरीज़ जो है वो एंड अप होती है। आई होप आपने इस सीरीज़ से बहुत कुछ सीखा होगा, आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रही होगी ये सीरीज़। मैं बहुत जल्दी एक नया टॉपिक, एक नई इम्पॉर्टेंट सीरीज़ या फिर एक नई इम्पॉर्टेंट वीडियो आप सबके सामने लेके आऊँगी। तब तक आप मेरे कंप्लीट चैनल को रिव्यू करें, चैनल पसंद आए, वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं। अगर आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड वीडियो मेरे से देखना चाहते हैं या इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप बेझिझक होकर मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं फिर से एक वीडियो लेके आऊँगी। टिल देन बाय एंड थैंक यू।